Please subscribe to my YouTube channel, Educational File. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून रसद है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कानून रसद की। अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें, यानी कि अगर किसी हालत में कोई तब्दीली नहीं आती, तो जब किसी शय की कीमत में कमी आती है तो इसकी रसद भी सिकुड़ जाती है, और जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो इसकी रसद भी फैल जाती है। इसका मतलब ये है कि हम आम अल्फाज में इसे ये भी कह सकते हैं कि जब किसी शय की कीमत में इजाफा हो रहा होता है तो रसद में भी इजाफा हो रहा होता है, और जब किसी शय की कीमत में कमी आ रही होती है तो रसद में भी कमी आ रही होती है। असल में मकसद ये है कि रसद का ताल्लुक आजिर ताजिर के साथ होता है। क्यों? क्योंकि जो ताजिर जो चीज़ें बनाता है, जो अशिया बना के भेजता है मंडी में, तो उसका ताल्लुक हमेशा कीमत के साथ होता है। और जब वो देखता है कि मंडी में किसी भी जो चीज़ मैंने बनाई है या जो चीज़ मेरे पास है, कि अगर उसकी कीमत बढ़ती जा रही है मंडी में, तो वो और ज़्यादा जो है ना रसद बढ़ाना शुरू कर देगा। और जैसे ही देखेगा कि उसकी कीमत कम होती जा रही है तो वो और ज़्यादा कम करता जाएगा, यानी कि कीमत बढ़ने के साथ रसद बढ़ा देगा और कीमत कम होने के साथ कीमत कम होने के साथ रसद भी कम कर देगा। तो ये तो सबसे पहले हमने इसकी जो है ना वो कानून देखा, हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब इसको हम टेबल और ग्राफ की मदद से वजाहत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गोशवारा बनाते हैं, ठीक है। और इसे समझने के लिए आपको एक गोशवारे की ज़रूरत पड़ेगी कि हम इस पे यही चीज़ जाहिर करेंगे कि हम देखते हैं कि जब कीमत में इजाफा होता जा रहा है तो किस तरह के रसद में भी इजाफा होता जाएगा, और कीमत में कमी होने की वजह से रसद में भी कमी होना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास दो कॉलम है। पहले नंबर पे हम मिसाल ले लेते हैं एक चीनी की। चीनी की कीमत, और दूसरे नंबर पे हम जो एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो कितना चीनी की रसद या मिकदार हो सकती है, तो दूसरे कॉलम में हम रसद या मिकदार, या हम इसे किलोग्राम के हवाले से भी लिख सकते हैं कि कितने किलोग्राम चीनी की रसद हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि चीनी की कीमत 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद फिर देखते ही देखते 300 हो गई, और फिर 400 हम, और फिर 500। हमने जैसा कि तारीफ में देखा था कि जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो रसद में भी इजाफा होता है, रसद कीमत में कमी आती है तो रसद में भी कमी आती है। इस तरह हम देखते जाएंगे कि कीमत बढ़ती जा रही है तो उतने ही किलोग्राम इसकी मिकदार भी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं कि जी कितने के हिसाब से लिखता हूँ, मैं इधर रसद भी 100 के हिसाब से ही लिख देता हूँ, या इसे 10 के हिसाब से लिख देता हूँ। 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के हिसाब से मैं इसे बढ़ा देता हूँ। यानी कि चीनी जो है ना फ़ी किलोग्राम बढ़ती चली जा रही है। तो 100 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है। तो उसी तरह किलोग्राम भी बढ़ते जा रहे हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ हमने ये चीज़ पहले ही वाजे कर दी। हमें ये पता था कि जब आजिर है वो एक ही चीज़ को अपने जहन में रखता है कि जब देखता है कि यार किसी भी शय की कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मंडी में भी उसे ज़्यादा भेजना शुरू कर देता है। और जब देखता है, सनतकार देखता है कि कीमत कम है, तो उसकी मिकदार भी कम कर देता है। तो ये आप इसकी वजाहत भी कर सकते हैं। जब कीमत की चीनी की कीमत 100 रुपये थी तो उसकी रसद 10 रुपये हो गई, और जैसे ही 100 से 200 हो गई तो उसकी रसद में भी इजाफा हो गया, 10 से 20 हो गया। लेकिन हमने एक चीज़ ये देखा कि कीमत जिस सिमत में बढ़ती चली जा रही है, रसद भी उसी सिमत में बढ़ती चली जा रही है। और अगर कीमत देखें कि इसमें कमी आती जा रही है तो रसद में भी उसी हिसाब से कमी आती जा रही है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त है और ये एक दूसरे के मुतबादिल नहीं है, एक ही सिमत में हरकत करने वाले मुतगय्यरात हैं, ठीक है। अब इसको हम वजाहत के लिए
इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इधर लिख देते हैं जी डायग्राम। हमें एक चीज़ पता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो अल्फाज मैंने बोले हैं, जो मैंने आपको कहा है, आपने वहाँ पे हेडिंग देनी होगी वजाहत के लिए, और उस वजाहत की आपने इन्हीं अल्फाज को जो मैंने अभी आपको दोहराए हैं वो लिख सकते हैं, या आप अपने अल्फाज में भी इसकी वजाहत कर सकते हैं कि जी चीनी की कीमत जब 100 रुपये थी तो उसकी रसद 10 रुपये 10 किलो थी, और जैसे ही कीमत में इजाफा हो गया 100 से 200 हो गया तो उसकी रसद में भी वैसे ही इजाफा हो गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रसद का कीमत के साथ क्या ताल्लुक़ है, मुस्बत ताल्लुक़ है, और उसी मुस्बत ताल्लुक़ को हम ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इधर सबसे पहले वाई साइड की लाइन लगाई, ख़त लगाया हमने, ये हमने वाई साइड की ख़त लगा दिया। फिर हम इसी तरह एक्स साइड का ख़त लगाएंगे, ये हमने इधर y लिखा और इधर हमने x लिख दिया और इधर हमने 0 लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास एक साइड पे कीमत हो गई, दूसरी साइड पे हमारे पास मिकदार या रसद हम भी इसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि कीमत हमारे पास है, हम सबसे पहले कीमत का बना लेते हैं। कीमत हमारे पास 100 रुपये है। 0 से 100, 200, 300, उसके बाद 400 कीमत है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 500 कीमत है। तो अब इसको मिकदार के साथ बनाते हैं। अगर 100 कीमत थी तो हमारे पास रसद भी कितनी थी, 10 किलो। तो हमने इधर पहला लिखा 10 किलो। फिर इसी तरह हमारे पास कीमत 200 थी तो रसद हम देखते हैं कि हमारे पास रसद कितनी थी जी, 20 किलो। और जैसे ही हमारे पास रसद कीमत 300 थी तो हमारे पास जो मिकदार थी वो 30 थी, और जब हमारी कीमत 400 पे पहुंची तो हमारी मिकदार भी 40 पे पहुंच गई। और फिर हमारी कीमत जैसे ही 500 पे पहुंची तो हमारी जो मिकदार है वो भी 40 से 50 हो गई। ये तो हमारे पास इसकी वजाहत के लिए था। अब हम ख़त रसद लगाते हैं इसमें। ये हमने ख़त रसद बनाया जी, ये इस तरह से, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया पैमाना, तो मैंने बाय हैंड ही बनाया है। तो थोड़ी बहुत कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन फिर भी बेहतर है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात आपके पास अगर स्केल नहीं भी होता तो आप अपने हाथों से किस तरह उसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो हमारा एक साइड पे कीमत है, दूसरे साइड पे मिकदार है। मैं इसको ख़त्ते रसद का नाम इधर लिख भी देता हूँ, इधर एस, इधर और एस के ऊपर यूँ कॉलम भी लगा देता हूँ। यूँ हमारा ये जो ख़त है ये ख़त रसद को ज़ाहिर करता है, एस एस, और ये साइड हमारी कीमत को ज़ाहिर करती है, और ये साइड हमारे पास मिकदार को ज़ाहिर करती है। और इसको वजाहत करने के लिए आपकी मर्ज़ी है कि इधर अगर ए बी सी डी और ई लिख के ही वजाहत करना चाहें। जैसे मैंने आपको तलब के लिए तलब का सवाल देख लें, जिस तरह उसकी वजाहत की हुई है कि जी ओ वाई ख़त कीमत को ज़ाहिर करता है, ओ एक्स ख़त मिकदार को ज़ाहिर करता है, एस एस ख़त रसद को ज़ाहिर करता है। नुक्ता ए पर कीमत 100 है और मिकदार 10 है, और जैसे ही कीमत में इजाफा होता है 100 से 200 होता है तो मिकदार में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, 10 से 20 शुरू हो जाता है। तो इसी तरह आप एक एक करके उसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी ई एफ के साथ इसकी वजाहत कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे मैंने आपकी इसके लिए आसानी के लिए मैंने इधर हेडिंग भी लिख दी है कि इसकी आप वजाहत आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसके ख़त रसद के कुछ देखते हैं कि ख़त रसद आखिर झुकाव है तो मुस्बत झुकाव क्यों है, किस वजह से है, क्या वजूहात हैं। तो क्यों झुकाव होता है, तो सबसे पहले
मुनाफे में इजाफा। आपको पता है कि रसद का ताल्लुक आजिर से है, तो आजिर हमेशा मुनाफे के पीछे भागता है। तो आजिर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अशिया की रसद करे, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल होना शुरू हो जाए। तो इस तरह मुस्बत चला जाता है खत रसद और कीमत गिरने का रुझान, क्योंकि आजिर को पता होता है कि जो वाफिर मिकदार में अशिया मेरे पास हैं किसी और के पास भी हो सकती हैं। इस तरह अगर मंडी में ज़्यादा और वाफिर मिकदार में अशिया की रसद हो जाए तो कीमत गिरने का ख़तरा होता है। तो उस शक्ल को भी कम करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अशिया अपनी पहले भेजने की कोशिश करता है। मुसारफ़ पैदाइश में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मुस्तकबिल में अशिया की जो है ना वो पैदावारी लागत में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं और मंडी में भी ज़्यादा भेजी जाती हैं। मफरूज़ात हैं। मफरूज़ात में सबसे पहला जो मफरूज़ा है वो है लागत पैदाइश में तब्दीली ना आए, लागत पैदाइश तब्दील ना हो। मफरूज़ात का मतलब होता है फ़र्ज़ कर लेना कि कानून रसद को सही साबित करने के लिए हम ये चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अशिया की लागत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर अशिया की लागत में कमी आती है तो हमें पता है कि अशिया वाफिर मिकदार में बनेगी और अशिया वाफिर मिकदार में होने की वजह से कीमत के फ़र्क के बगैर ही उस शय की रसद बढ़ जाएगी। और दूसरे नंबर पे है तरीके पैदाइश तब्दील ना हो। जैसा पुराने वक्तों में हाथों से काम होता था, हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, आज मशीनरी से बनाई जाती हैं। और ये आपको पता है कि तरीके पैदाइश तब्दील होने से क्या होता है कि उसकी रसद में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो हाथों से कम चीज़ें बनती थी, अब मशीनरी से जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चीज़ें बनती है, जिसकी वजह से रसद में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि तरीके पैदाइश तब्दील ना हो। खाम माल और मशीनरी की कीमतें तब्दील ना हो, क्योंकि खाम माल और मशीनरी की कीमतें जितनी कम होंगी अशिया और खिदमत अशिया उतनी ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से रसद में इजाफा भी हो सकता है। उसके बाद मुल्क के कुदरती वसाइल तब्दील ना हो। मुल्क के कुदरती वसाइल तब्दील होने की वजह से अशिया की लागत में कमी आती है, अशिया वाफिर मिकदार में बनती हैं, अशिया की रसद बढ़ जाती है। तो इसलिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है मुल्क के कुदरती वसाइल यानी कि जंगलात, मादनियात और कुदरती वसाइल में तब्दीली ना आए। उसके बाद है हमारे पास हुकूमती पाबंदियाँ आयद ना हो, क्योंकि हुकूमती पाबंदियाँ किसी भी शय पर जब लगती हैं तो जितनी मर्जी है उसकी कीमत बढ़ती जाए, लेकिन हम उसे बना नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं। चाहे उसकी कीमत जितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन हम उसकी रसद को इजाफा नहीं कर सकते। उसकी हदबंदियाँ हैं, यानी कि ये कानून किन वजूहात पे लागू नहीं होता या किन मराहिल में ये लागू नहीं होता। तो पहले नंबर पे है ज़र नकद की ज़रूरत। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा अर्जेंट वक्ती ज़रूरत के तहत ज़र नकद की ज़रूरत हो, तो वो क्या करता है कि उसी चीज़ों को जल्द अज जल्द उसके पास जो हो बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो अशिया को जब बेचता है अपनी ज़र नकद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो इस शक्ल में भी ज़र की रसद में इजाफा हो सकता है और कीमत में कमी आ सकती है। गैर मुस्तहकम मुल्की हालात के पेश नज़र भी हमारी जो कानूनी रसद है इस पे भी लागू नहीं होता, क्योंकि गैर मुस्तहकम मुल्की हालात में बाज़ जो आजिर हैं क्या करते हैं कि अगर किसी के पास स्टॉक ज़्यादा बड़ा हो तो वो या तो उसकी मिकदार अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं या आवाम को बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि उनकी कोई ख़राब या ना हो। जैसे गैर मुस्तहकम मुल्की हालात हैं या गैर मुस्तहकम जो है ना वो सियासी हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र। उसके बाद फ़ौरी नकल की मकानी की शक्ल में भी ऐसा ही होता है कि अशिया औने पौने दावनों बेचना चाहता है, ताकि वो इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, यानी कि तमाम अशिया एक ही जगह पे जिस जगह से वो दूसरे जगह मुंतकिल हो रहा हो, अगर उसे ले जाने के लिए खर्चा ज़्यादा हो तो वो क्या करता है कि अशिया को उसी जगह पे बेचकर दूसरी जगह चला जाता है और इस तरह अशिया की रसद बढ़ जाती है कीमत के तवाज़ुन के बगैर। उसके बाद ज़राए नकलो हमल की जो राह में रुकावट है, ये भी हमारे पास जो है वो इसमें भी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जब सैलाब आए, बर्फ़बारी हो या मौसम की ख़राबी हो तो ज़रा नकल हमल इससे मुतासर होती है। अशिया की मंडियों तक रसाई ना होने की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि रसद में कोई भी कमी या इजाफा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन कानून रसद, जिसे हमने आज आपके सामने डिस्कस किया। ये इसका डेफिनेशन है, टेबल है, उसके बाद ग्राफ है और ग्राफ के बाद हमारे पास जो है इसके कुछ मुस्बत झुकाव की वजूहात क्या हैं, मफरूज़ात क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया और इसकी
हदूद या कानून रसद की हदबंदियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।